आज मोदी सरकार 3.0 की पहली परीक्षा हो रही है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इनमें बिहार की रुपौली, बंगाल की 4 सीट, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागड़ा और मानिकतला सीट है जहां वोटिंग इस वक्त चल रही है। वहीं तमिलनाडु की एक विक्रावंडी, मध्य प्रदेश की एक अमड़ावर, इसके अलावा उत्तराखंड की 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलौर, वहीं पंजाब की 1 सीट जालंधर वेस्ट और हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के लिए रुपौली सीट साख का सवाल बनी हुई है, तो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के देहरा सीट से उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। इस तरह उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच इस वक्त लड़ाई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त 13 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, जिसमें सीधा मुकाबला कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ है। बंगाल में टीएमसी और सीधे बीजेपी के बीच मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश में टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरह से इस वक्त इंडिया गठबंधन ने सीटें अपनी बढ़ाई है, उसके बाद उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र समेत, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, जिसके चलते ये उपचुनाव काफी अहमियत रखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और जालंधर की सीटें हैं। इनमें से कई वो सीटें हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स थे, जो विधानसभा में एमएलएस थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा के लिए अपनी सीटें छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कहां पर क्या चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें हो रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटें हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पत्नी है, यानी मुख्यमंत्री की जो पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में। पंजाब में 1 सीट पर हो रहा है, उत्तराखंड में 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 1 सीट है, तमिलनाडु में 1 है, बिहार की 1 सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। हालांकि पप्पू यादव ने उन्हें हराया था, लेकिन पूर्णिया से, लेकिन एक बार फिर से अब तो गठबंधन के साथ होने की वजह से यहां पर जेडीयू और जो इंडिया गठबंधन है उसके बीच टक्कर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में कई सारी सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में भी रही थी। बीजेपी के बाद जो सीटें थी, बीजेपी की कोशिश होगी एक बार फिर से वापस लेने की। हम देख लेते हैं मुकाबला जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा हो जाता है। मानिकतला में यहां पर टीएमसी की जो कैंडिडेट हैं उनका मुकाबला कल्याण चौबे के साथ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि यहां पर जो मंत्री थे साधन पांडे, उनकी मौत हो गई थी, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है। इसके बाद रायगंज की बात करते हैं, कृष्णा कल्याणी टीएमसी, इसके अलावा मानस कुमार घोष बीजेपी और मोहित सेन गुप्ता सीपीएम के कैंडिडेट हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इसी तरह से बागदा की सीट की अगर बात की जाए तो टीएमसी के मधुपूर्णा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हो रहा है। जो अगला हम आपको बताने जा रहे हैं बागदा का है। मधुपूर्णा ठाकुर टीएमसी की हैं, इसके अलावा विनय कुमार विश्वास बीजेपी के हैं और अशोक कुमार हल्दर कांग्रेस के। तो त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां पर होगा वहां पर बीजेपी की आप कह सकते हैं जो चांसेस ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा आज कोलकाता के मानिकतौला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां से बीजेपी के कल्याण चौबे मैदान में हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी नेता घोष ने बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे पर रिश्वत की पेशकश करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे ने उपचुनाव में समर्थन के लिए मुझसे समर्थन मांगा है और रिश्वत की पेशकश की है। जानते हुए भी मैं तृणमूल का कन्वेनर हूँ मानिकतौला बाई इलेक्शन के, तो उन्होंने हमको ये प्रस्ताव दिया कि आप हमारे लिए काम कीजिए, मैं आपको जो चाहे के लिए तैयार हूँ। ये एक तरफ घूस ब्राइब देने के कोशिश कर रहे थे। वो क्या समझ रहे थे, देखिए ये इस डेमोक्रेसी में ये काट से हो सकता है कि कोई उम्मीदवार अगर जाने पहचाने हो तो दूसरे किसी पार्टी का लीडर भी हो तो वो फोन कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो ऑफर दे रहे हैं गलत इसमें है। ये जो ऑफर उन्होंने दे रहे हैं गलत इसमें है। आप ये काम कीजिए और कृतज्ञता स्वरूप आमी एटा करे देबो, आप ये कर दीजिए और आप अगर आप चाहे तो स्टेट या नेशनल लेवल पे हम आपको एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। जानते हुए भी मैं
तृणमूल का कन्वेनर हूँ मानिकतौला बाई इलेक्शन के, तो उन्होंने नहीं है, ये बात डॉक्टर्ड है, ऐसा मैंने नहीं बोला। उन्होंने बीजेपी आने के लिए किसी के माध्यम से प्रस्ताव भेजे थे और फिर मुझे उनसे बात करने के लिए कहा गया था। मैं उनके जिसके माध्यम से बात हुई थी, उनके कहने पर मैंने उनको बात रखा था और कहा था कि चूँकि आप मेरे विधानसभा के निवासी हैं और आप सन 2018 से मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर कई बार 15-20 बार वो मेरे घर आए और तब भी बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये सारी पुरानी बातें हुई और हमने बड़ी लाइट मोमेंट से ये कहा कि आपका सहयोग रहेगा तो हम जरूर इस चुनाव जीत पाएंगे। और इस वक्त कोलकाता से हमारे सहयोगी ओंकार भी हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार, जिस तरह से मानिकतला सीट को लेकर इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर है, आखिरकार इतना हाई प्रोफाइल सीट क्यों बन गया मानिकतौला? और दूसरी बात यह है कि जो बाकी जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर कितना लगता है कि बीजेपी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि चुनाव के बाद हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। देखिए अमित, सबसे पहले तो ये मानिकतला सीट जो है ये हेवीवेट सीट है, क्योंकि देखा गया है इस सुप्ति पांडे जो कि साधन पांडे की वाइफ है, वो इस बार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है और यहाँ से कल्याण चौबे भाजपा की ओर से मैदान पे है। तो यहाँ पर देखा गया है पिछले चुनाव में, यानी कि 2021 साल के चुनाव में यहाँ से कल्याण चौबे इस क्षेत्र से हार गए थे। फिर से भाजपा ने उनके ऊपर ही उम्मीद रखी और उनको ही उम्मीदवार बनाया है इस बार भाजपा ने। और ये जो टक्कर है ये कड़ी टक्कर है। और उसके साथ साथ ही देखा गया है कि कल कुणाल घोष ने जो आरोप लगाया कि कल्याण चौबे ने उनको फोन किया और रिश्वत की देने की कोशिश की, तो इसके बाद से और हलचल मच गई। और ये मानिकतला जो सीट है और सीट को लेकर अभी राजनीतिकरण की जा रही है। राजनीति के लिए जो विशेषज्ञ है उन्होंने इस सीट के बारे में काफी सारे बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ और 3 जो विधानसभा में अभी उपचुनाव चल रहे हैं उसमें से बागदा है, रायगंज है और इसके साथ साथ दक्षिण रानाघाट भी है। तो ये जो 3 विधानसभाएं हैं, इस 3 विधानसभा में 2021 साल में भाजपा की उम्मीदवार जो थे वो आगे चल रहे थे और जीत भी गए थे। तो इस बार जो इंटरेस्टिंग चीज है ये है कि रानाघाट दक्षिण में जो भाजपा के लिए 2021 साल में चुनाव जीते थे, यानी कि मुकुटमणि अधिकारी, वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार भी थे तृणमूल कांग्रेस की ओर से, लेकिन वो चुनाव हार गए और उसके बाद फिर से वो रानाघाट दक्षिण में विधानसभा उपचुनाव में वो कैंडिडेट बने हैं और अभी वो मैदान पे है। साथ ही में एक ही साथ में रायगंज में देखा जाए तो वहां से 2021 साल में कृष्ण कल्याणी जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदल के तृणमूल में शामिल हो गए और उसके बाद वो लोकसभा में कैंडिडेट भी बने थे तृणमूल कांग्रेस की ओर से, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से वो रायगंज से उम्मीदवार बने हैं इस बार। और बागदा की जो बात की जा रही है, बागदा में भी भाजपा की ओर से विश्वजीत दास वो भी जीते हुए थे, लेकिन वो भी पार्टी बदल ली और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन विश्वजीत दास को इस बार उपचुनाव में कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस ने नहीं बनाया। उसके बदले मधुपर्णा ठाकुर जो कि ठाकुरबाड़ी से आते हैं उनको इस बार कैंडिडेट बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो ये जो 3 विधानसभाएं हैं, इस 3 विधानसभा में 2021 साल में भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन और उसके साथ साथ 2024 का लोकसभा का रिजल्ट देखें तो इस तीन जो क्षेत्र है, इस 3 क्षेत्र में ही भाजपा आगे चलती हुई नजर आ रही थी। तो क्या इस बार जोरों की टक्कर दे पाएगी भाजपा, यही अभी सवाल है। और अभी साथ ही साथ कहीं ना कहीं जैसा बता रहे ओंकार, इस वक्त जो टक्कर भी है और साथ ही ममता बनर्जी के साख पर भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि उपचुनाव में अगर उनकी पार्टी नहीं जीत हासिल करती इन 4 सीटों में तो फिर इसका क्या मैसेज जाता है। हालांकि जो रानाघाट की सीट की आपको बता दें, जो रानाघाट दक्षिण की सीट है जहां पर मुकुट अधिकारी जो इस वक्त टीएमसी के जो इस वक्त कैंडिडेट है, जो 2021 में बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, वहां पर मतुआ समुदाय का एक बड़ा वहां पर वोट बैंक है और मतुआ समुदाय इस वक्त बीजेपी के साथ है। ऐसे में यह सीट टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल है जीतना। बहरहाल आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग और राज्यों में किस तरह से टक्कर है। इस वक्त
रुपौली की हम बात कर रहे हैं, यहां पर कालाधर मंडल जेडीयू के हैं और जो बीमा भारती का मैं जिक्र कर रहा था आरजेडी से चुनावी मैदान में है। जेडीयू से शिफ्ट होकर वो आरजेडी में गई थी बीमा भारती। हालांकि लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट रही, पूर्णिया में हार गई क्योंकि उनको टक्कर दी थी पप्पू यादव ने। इस बार लेकिन पप्पू यादव ने साफ कहा है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे, ऐसे में उनके लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं देहरा सीट की। देहरा सीट में होशियार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने यहां पर चलिए हम आपको बताएंगे। आशीष शर्मा बीजेपी के और पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस से हमीरपुर सीट से ये चुनावी मैदान में उतरे। इस वक्त यहां पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बीजेपी ने चारों सीटें जीती थी जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। हरदीप सिंह बावा कांग्रेस के हैं और केएल ठाकुर बीजेपी के नालागढ़ सीट से हैं। तो ऐसे में जो चुनाव के बाद इस वक्त उपचुनाव पर प्रेशर है, खासतौर पर कांग्रेस के ऊपर कि ये तीनों जो सीटें आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी हिमाचल प्रदेश की सीटें वहां पर वो जीत हासिल करें। और साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि यहां पर तो चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री की खुद पत्नी भी आई है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो राजन सिंह भंडारी इस वक्त बीजेपी के हैं और साथ ही लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के उम्मीदवार है। बद्रीनाथ आप मान के चलिए यहां पर बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, दबदबा है, तो ऐसे में बीजेपी को यहां पर एज मिलेगा क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में डाली थी। और साथ ही मंगलौर की बात करते हैं, करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के और काजी मोहम्मद कांग्रेस के यहां पर उत्तराखंड के उपचुनाव में इस वक्त चुनावी मैदान में है।